जिंदगी के बारे में जब किस्मत होती तभी समय मिलता है, तो मेरा समय वो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि इस साल में इसको देखने का अवसर मिलेगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हम जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मेरे अंदाजे से कोई एक दो आदमी होगा जिसने आजादी की लड़ाई देखी होगी, वरना सब आजाद भारत में हम पैदा हुए हैं। हमें उस गुलामी की जंजीरों का पता ही नहीं कि हमारे उन वीर शहीदों ने कितनी गुलामी सही और कितने प्रताड़ित हुए, और जब जाकर इस देश को आजाद किया, क्या सपना देखा था उन्होंने इस आजाद भारत का। आज हम एमएलए हैं, मंत्री हैं, झंडी में घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जब गुलाम भारत था तो क्या हालत थी इस देश की। और जिन लोगों ने उस समय सोचा, 1857 की क्रांति यहां से शुरू हुई, हेमू बकाल जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और इस अहिरवाल के बहुत से लोगों ने, चिसूल की लड़ाई हो चाहे कोई भी आजादी की और आजादी के बाद की लड़ाई हो, इस हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा के खास तौर से नौजवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तब ये आजादी मिली और आजादी बरकरार रह पाई। आज उन सब लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आजादी और आजादी के बाद अपने संविधान को बचाने की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज का दिन 28 मई 2026, लेकिन एक्चुअली में मैंने जब ये टाइम दिया शास्त्री जी को, तो मैंने कहा जन्मदिन मना रहे होगे, महापुरुषों का जन्मदिन महीनों तक मनता है, तो हो सकता है 28 तारीख छुट्टी का दिन है, क्योंकि आज का ईद का भी दिन है। तो मैंने सोचा भाई शास्त्री जी ने सोच समझ के समय रखा, लेकिन एक्चुअल में मुझे आज ही पता लगा कि 28 मई उनका जन्म दिवस है। 26 फरवरी को इनका निधन हुआ, 83 साल की उम्र तकरीबन उन्होंने जीवन पाया। और आजादी के शुरू के योद्धाओं में कितनी प्रताड़नाएं झेली उन्होंने, वो हमने एक वीडियो देखी, एक फिल्म देखी, वो यूट्यूब पे आई, वो देखकर भी दिल कांपता है। भाई लक्ष्मण यादव तो प्रत्यक्ष वहां देख के आए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देखता है, जब हम क्लासों में पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, और जब प्रैक्टिकल होता है तो ज्ञान होता है। ये प्रैक्टिकल देख आए कि कैसी जेलें, कैसे लोहे के अंदर काल कोठरी में दो सजाएं, जिस आदमी ने अपने जीवन का तकरीबन समय जेल में बिताया, उसने कैसा अपनी आजादी के लिए सोचा होगा एक छोटी उम्र में, और उन्होंने ये आजादी का बीज बोया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं परमात्मा ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया होगा। लेकिन उनकी किताब पढ़ के, उनके आचरण सुनकर आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान को ठीक रखने के लिए आप लोग भी उनके कदमों पर चले। आज मोदी जी ने भी एक सपना देखा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा हो, भारत आजाद हो, अखंड भारत बने, भारत विश्व शक्ति बने। मोदी जी ने भी नारा दिया कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, और उसकी परिकल्पना उन्होंने आप लोगों को ऊपर की कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ऊपर आदमी, और आज भी हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते, तो कब बनेंगे। साथियों, एक जमाना था जब 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो दूसरे मुल्कों के लोग सोचते थे कि भारत एक सपेरों का देश है, भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए, भारत अपने लोगों का पेट भी कैसे पालेगा। और सच्चाई भी ये थी कि हमारे उत्पादन भी, खाने के सामान भी उतने उत्पादन नहीं कर पाते थे कि हम अपने लोगों का पेट पाल सके। हमें गेहूं और खाद्य पदार्थ भी विदेशों से मंगाने पड़ते थे। मैं भी जब छोटा था, आजादी के बहुत साल बाद भी हमारे यहाँ गेहूं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आया करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देश के किसानों ने इस धरती का सीना चीरकर हरित क्रांति करी, और आज मैं कह सकता हूं देश अपने लोगों का भी पालन पोषण करता है, और जो हमसे गरीब मुल्क है उनमें भी अनाज की सप्लाई करता है। ये इस देश की आजादी के 70-80 साल के बाद संभव हो पाया। लेकिन विश्व शक्ति बनने के लिए अकेला किसानों पर आधारित देश नहीं रह सकता। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं
जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो किसी आधारित नहीं है। साथियों, कितनी शक्तियां हैं वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों के आधार पर दुनिया में हुकूमत करती है। अमेरिका, जिसको हम विश्व शक्ति मानते हैं, वो खाद्यान्न में इतना भरपूर खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी से हथियार बनाकर दुनिया को लड़ाता है और दुनिया पर राज करता हथियार बेचकर। दिमाग हिंदुस्तान का, अमेरिका में आप जाओगे तो 40 से 50% हिंदुस्तान का साइंटिस्ट, हिंदुस्तान का डॉक्टर, हिंदुस्तान का इंजीनियर है। यदि यही शक्तियां हमारे देश में काम करे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले इन सालों में 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत विश्व से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाएगा। जैसी मोदी जी ने कल्पना की, उसी कल्पना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारा नौजवान सक्षम है और आने वाला समय नौजवानों का है। और खास तौर से इंडस्ट्री विभाग की तरफ से मैं कहता हूं कि हम आने वाली से 1 तारीख को इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। और साथियों, इसलिए नहीं कि मैं उद्योग मंत्री हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 तारीख को लॉन्च होगी वो हिंदुस्तान के सब प्रदेशों से अच्छी पॉलिसी आई है। आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भी इनोवेशन करने वाला आदमी, कोई भी उद्योगपति, हर प्रकार की सहूलियत दी गई है। नई नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए। हमारे संकल्प पत्र में भाजपा में भी ये घोषणा थी कि हम 10 नए IMT बनाएंगे। 6 जगह हमने चिन्हित कर दी, 4 जगह बाकी है। रेवाड़ी में भी एक IMT बनेगी। लोगों से कीमत मांगी गई है, लोगों से समझौता करके कीमत तय होगी, जमींदारों को पैसे दिए जाएंगे। अभी हमने 10-12 दिन पहले एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग जमीन नहीं बेचना चाहते, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि साहब आप जमीन ले लेते हो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए एकड़ में, और जब HSIDC प्लॉट काटती है तो 40,000 रुपए 50,000 रुपए गज में वो पड़ता है। तो वो उसका आकलन लगाते हैं कि भाई 40,000 रुपए गज बेच रहे हो तो 1 किला मेरा कितने गज का, क्योंकि 1 किले में 4840 गज और 4000 मीटर होते हैं। लेकिन साथियों, जब डेवलप करके हम बेचते हैं तो 60% हम बेच पाते। सेलेबल एरिया जो हम बेचते हैं वो 60% होता है, जो 2400 मीटर 4000 मीटर में से मिलता है। मैंने अभी पॉलिसी बनाई कि भाई हम जमींदारों को जमीन की जो कीमत ना लेना चाहे, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अपना हिस्सा रखना चाहे, आधी जमीन उस जमींदार की और आधी जमीन सरकार की, कि जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो आएगा, वो हम उससे वसूल कर सके। वो जमीन 40,000 रुपए गज बिके, 50,000 रुपए गज बिके, चाहे 20,000 रुपए गज बिके, उतने ही जमींदार का भी हक होगा। ऐसी पॉलिसी पहली बार हरियाणा प्रदेश में आई है और मेरा मानना है कि इस पॉलिसी से आम किसान राजी होगा। साथियों, पहले ऐसी पॉलिसी नहीं थी। जमीन की कीमत लगाते थे, उस पर परसेंटेज देते थे। कई जगह कहते थे यहाँ 2 करोड़ रुपए जमीन है, कई जगह कहते 60 लाख है। अरे 60 लाख की जमीन के हिसाब से 60 लाख वाली बिकेगी, 4 करोड़ वाली जमीन 4 करोड़ के हिसाब से बिकेगी। वो उसके परदादाओं की जमीन है, उसकी वसीयत है उनके बुजुर्गों की, तो जो कीमत वो छोड़ के गए उसी कीमत के अनुसार आधी जमीन उसको दे दी जाएगी। और मैं अभी IMT ओसली में पालावास के आसपास नहीं बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है एक बहुत बड़ी टाउनशिप के लिए IMT के लिए 1500 एकड़ जमीन अनिवार्य है कि 1500 एकड़ में से कम IMT नहीं बनती। लेकिन मेरे को यकीन है, पॉलिसी देखकर, लोगों के विचार देखकर, कि यह हरियाणा की सबसे बड़ी पॉलिसी मैं लागू करूंगा। तकरीबन 8-10 हजार एकड़। और 2-3 बड़ी कंपनियों से भी बात की है। हमारा जब मैं गुड़गांव में छोटा था, पैदा हुआ, जब होश संभाला तो 1975 में एक मारुति कंपनी आई। गुड़गांव को लोग गुड़गांव नहीं बोलते थे, छावनी बोलते थे साथियों। लेकिन 75 में मारुति कंपनी आई। 80 के दशक में रियल एस्टेट में एक DLF कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट में कंपनियां हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों ने उस छावनी से गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, मिलेनियम से साइबर सिटी, और अब सरकार ने भी नाम उसका गुरुग्राम कर दिया। दुनिया भर के लोग आज गुड़गांव में रहते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार लाखों में आबादी है।
21 में कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि गुड़गांव में तकरीबन 1 करोड़ आदमी रहता है। सोचिए इतनी आबादी किस लिए हो पाई कि वहां उद्योग पनपे, वहां रियल एस्टेट पनपा। ऐसे ही रेवाड़ी में एक बाउल इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और एक दूसरे कोने में कोसली में टाउनशिप आ जाएगी, तो आने वाले 10 सालों में ये इलाका भी गुड़गांव से कहीं आगे जाएगा, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। 75 में जब मारुति आई उसके बाद पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी ऊंची हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी और हमने FAR भी फ्री कर दिया। इंडस्ट्रियल कितनी ऊंची जाए, और हमें गुड़गांव में लॉजिस्टिक नारनौल में बना रहे हैं, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी बना रहे हैं। कुछ लोगों को दुबई में जाने का अवसर मिला होगा। दुबई दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। एक वहां डाउनटाउन है जो 403 एकड़ में है, जिसमें बुर्ज खलीफा भी है, जिसमें अपने दुबई मॉल भी है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो दुनिया देखने के लिए जाती है, उस जगह जरूर जाती है। और वो 403 एकड़ में। मेरे पास HSIDC में 1003 एकड़ द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, और मेरा सपना है कि एक नई इंडस्ट्रियल नहीं, एक नई टाउनशिप आए जिसमें IT के भी सेक्टर हो, जिसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी हो, जिसमें रेजिडेंशियल भी हो। मतलब जो आदमी उसके अंदर चला गया बाहर ना निकल पाए, सारी सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रहने की व्यवस्था, और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी उस ग्लोबल सिटी में बने, ऐसी कल्पना माननीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में हमने की है। निकट भविष्य में उसका हम शिलान्यास भी करेंगे, शायद 2026 के आखिर तक। एक इंडस्ट्रियल समिट भी करेंगे इसी साल सर्दियों में, और मुझे उम्मीद है 1 तारीख को जो हम पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं उसमें कई हजार करोड़ के MOU होंगे, तकरीबन 60-70 हजार करोड़ के। और इस पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में तकरीबन 5 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना है। उस 5 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ मेरी इच्छा है कि इस रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी जो हम बढ़ाने जा रहे हैं आए। बहुत कंपनियां बाट देख रही है गुड़गांव के आसपास। तो मैंने पिछले दिनों कहा कि गुड़गांव के पास हम एक कौशल में एक IMT बना रहे हैं, आप उसमें निवेश करिए। तो बहुत से लोग अब आएंगे, वहां देखेंगे, और गुड़गांव से एक नई कनेक्टिविटी भी हम वहां करने जा रहे हैं। तो इस 5 सालों में इस अहिरवाल का, क्योंकि अहिरवाल ने 3 चुनाव 14, 19 और 24, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, भरपूर समर्थन और सहयोग आप लोगों ने भाजपा का दिया। और भाजपा का भी ये दायित्व बढ़ता है कि जिन लोगों ने सहयोग और समर्थन किया, विश्वास जताया, उस विश्वास को कायम करें। आज मैं मंत्री के तौर पर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो इच्छाएं आपने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाने से पहले सोची थी, वो सारी की सारी इच्छाएं इस पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, मेहनती, गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति। उसकी सोच है कि जिन जिन इलाकों में हरियाणा में पहले काम नहीं हो उनमें काम हो। हम जब भी सरकार बनाते थे, दक्षिण हरियाणा का आम नागरिक कहा करता बीजेपी की सरकार आने से पहले कि सरकार हम बनाते हैं, लेकिन जब विकास का नंबर आता है, रोजगार का नंबर आता है, तो हमारा दक्षिण हरियाणा का इलाका पिछड़ जाता है। लेकिन साथियों, 2014 के बाद कोई हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के लोग ये नहीं कहते हमारे साथ पक्षपात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास की नीति पर, रोजगार में योग्यता के आधार पर नौकरी देनी शुरू करी। हमारे को भी अचंभा और हमें भी दुख हुआ। हमने मनोहर लाल जी से कहा, साहब बड़ी मुश्किल से MLA बने, सरकार बनी, हमारे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी कि नहीं भाई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज 2026 में ये बात कह सकता हूं कि योग्यता के आधार पर नौकरी देने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बहुमत से बनी है। आम आदमी हमारा पहले भी योग्य था, हमारा बच्चा पहले भी पढ़ा लिखा था, होशियार था, लेकिन खर्ची पर्ची के आधार पर जब नौकरी मिलती थी तो ना पैसे दे पाते थे, देने वाला होता था तो उसको आदमी नहीं मिलता था। और सिफारिश हमारी नहीं थी कि हमारी राजनीतिक पकड़ कमजोर थी। जो मुख्यमंत्री बनता था वो आधी नौकरियां अपने हल्के में और आधी नौकरियां पूरे हरियाणा में बांटता था। कैसे विकास होता इस प्रदेश का। लेकिन 2014 के बाद मैं कह सकता हूं हर गांव में
50 से 100 आदमी तक इन 11-12 सालों में नौकरी लगे हैं। ये है योग्यता के आधार पर नौकरी देना। तो ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी इच्छाएं इस योजना में पूरी होंगी। मुझे आगे भी महेंद्रगढ़ में जाना, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आना तो मुझे 10:30 बजे था यहाँ, लेकिन शास्त्री जी के किसी आदमी ने कहा कि थोड़ा सा रुक हो रहा हो, तो मैं कोठी में बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर होगी। आप लोग यहाँ आए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि इस गर्मी के समय में भी आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। और वीर सावरकर की इस जयंती के ऊपर शास्त्री जी ने कहा कि मैं 25 लाख रुपए दे के जाऊं, तो भाई 25 लाख रुपए दे के जाता हूं। और शास्त्री जी और जरूरत पड़े तो और मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पैसे की। आप काम करो, ऐसे वीर शहीदों की याद में मेले लगते रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान हो कि हमने किस परिस्थितियों से गुजर कर हम इस तक पहुंचे हैं। आज इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। मैं सतबीर नाडिया जी का भी शुक्रिया करता हूं, इन्होंने अपना समय निकालकर मंच संचालन किया। इनका भी बहुत